हेलो गाइस, ये बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले हिस्ट्री का यूनिट सेकंड है जिसका नाम है मराठा साम्राज्य का उत्थान और पतन। एंड ये यूनिट सेकंड का भाग 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि पानीपत का पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो छत्रपति काल है और पेशवा काल है, ठीक है, उसमें कैसे कैसे जो है राजा आए, ठीक है, उनने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि छत्रपति की जो शक्ति है वो धीरे धीरे जो ख़त्म होती गई, नाम मात्र के लिए हो गई, और पेशवा काल जो है स्टार्ट हो गया। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। फर्स्ट पार्ट 3 वीडियो में डिवाइड है और जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है एंड ये भाग 2 है। इसमें हमें देखना है पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। फर्स्ट पार्ट की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था बालाजी बाजीराव के बारे में, ठीक है। बालाजी बाजीराव ने जो है अपने टाइम में कैसे साम्राज्य का विस्तार किया, मराठा साम्राज्य का कैसे विस्तार किया, ये सब देखा था। एंड इसमें हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 से 1772 तक। और ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये जो है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। तो उसके आगे का हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जब बालाजी बाजीराव पेशवा पद पे थे उस समय साहू जी महाराज जो है छत्रपति शासन कर रहे थे, ठीक है। छत्रपति थे मराठा साम्राज्य के शाहू जी महाराज। और इसके बाद 1707 से 1749 तक जो है साहू जी महाराज रहते हैं। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद साहू जी महाराज का कोई पुत्र नहीं होता है, तो उनका एक गोद लिया हुआ पुत्र होता है जिसका नाम होता है राजा रामदित्य, ठीक है। इसके बाद ये जो है छत्रपति बनता है और ये शासन करता है 1739 से 1777 तक। और इसके समय में पेशवा जो है बालाजी बाजीराव ही रहते हैं। और जब ये छत्रपति थे और बालाजी बाजीराव पेशवा थे, ठीक है, तो इन्हीं के टाइम में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इनकी फैमिली की बात करूँ तो जो बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम बालाजी बाजीराव के पिता, ठीक है। बालाजी बाजीराव के पिता बाजीराव प्रथम थे, जिनको हम फर्स्ट वीडियो में हमने इनका काफ़ी कुछ देखा था फर्स्ट पार्ट में। और बालाजी बाजीराव के भाई थे चिमाजी अप्पा। और जो चिमाजी अप्पा के पुत्र थे उनका नाम था सदाशिव राव। और बालाजी बालाजी प्रथम की बात करें तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक काशीबाई और दूसरी मस्तानी। काशीबाई से इन्हें 2 पुत्र थे जिनका नाम था बालाजी बाजीराव, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और दूसरे पुत्र का नाम था रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहते थे। और मस्तानी से जो इन्हें पुत्र प्राप्त था वो था कृष्ण राव, लेकिन बाद में जो है इनका नाम जो है शमशेर बहादुर रखा गया। और वही बात करें कि बालाजी बाजीराव हैं तो बालाजी बाजीराव के वैसे तो 3 पुत्र हैं, बट यहाँ पे इसमें हमने पानीपत के तृतीय युद्ध में पहला पुत्र का नाम बताया है विश्वास राव। वैसे इनके 3 पुत्र थे, दूसरे पुत्र का नाम माधव राव था और तीसरे पुत्र का नाम नारायण राव था, ठीक है। तो हमें इसमें विश्वास राव को ही रखना है याद, क्योंकि पानीपत के जो तृतीय युद्ध है इसमें विश्वास राव ने भी इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया, ठीक है, इसलिए हमें इनको याद रखना है। तो ये आपको समझ आ गया कि बाजीराव का जो भाई था वो था चिमाजी अप्पा और उनका पुत्र सदाशिव राव था। और बाजीराव के कितने पुत्र थे? काशीबाई से उन्हें 2 पुत्र थे, मस्तानी से उन्हें 1 पुत्र थे, ठीक है। तो काशीबाई से उन्हें बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव हुए थे। और वही मस्तानी से उन्हें शमशेर बहादुर, जिसको कृष्ण राव कहते थे, बाद में उनका नाम चेंज हो गया। और बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे। आप विश्वास राव का नाम याद रखिए। और इसमें हमें पढ़ना है पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। अगर हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध तो ये जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। फिर इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, फिर उन्होंने जो है अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो जो है 5 नवंबर को 1556 में हुआ था और ये हुआ था अकबर और हुमायूं के बीच। और इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध जो हमें पढ़ना है ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य के बीच में, ठीक है, जिनमें बालाजी बाजीराव पेशवा थे उस समय।
और अफ़गानी साम्राज्य का शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों के बीच हुआ था। ठीक, किसके बीच? मराठा राज्य के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य से इस युद्ध में कौन गए थे लड़ने के लिए, तो मराठा राज्य से इस युद्ध में गए थे सदाशिवराव और विश्वासराव। सदाशिवराव मैंने आपको बताया कि चिम्माजी अप्पा के पुत्र थे, और विश्वासराव किसके थे? बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। तो बालाजी बाजीराव उस समय के पेशवा थे। तो उन्होंने जो है सदाशिवराव और विश्वासराव को बड़ी सेना के साथ भेजा था युद्ध करने के लिए। किससे? अफगानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगर हम बात करें कि बालाजी बाजीराव का क्या रिलेशन था सदाशिवराव से, तो सदाशिवराव जो है वो बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई है, और वहीं जो विश्वासराव है वो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, और रघुनाथ राव जो है वो बालाजी बाजीराव के अपने सगे भाई हैं। और उस समय जो है ये सैनिक कमांडर थे। ठीक है, ये जो है सेना का संगठन करके युद्ध के लिए सेना को लेके जाते थे। ठीक है, सेना को बताते थे कैसा करना है। ठीक है, तो ये सब जो है इनका काम जो है राघव राव करते थे। तो ये आपको रिलेशन समझ आ गया। और जो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो गए थे वो गए थे सदाशिवराव और विश्वासराव, जो कि बालाजी बाजीराव के सदाशिवराव चचेरे भाई थे, और विश्वासराव जो है उनका अपना पुत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी स्टोरी कैसे जो है पानीपत का युद्ध जो है स्टार्ट हुआ, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद कैसे जो है लोग मराठा राज्य जो है वो कैसे हार गया, क्या कारण था उसका पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने का, और हारने के बाद जो है मराठा जो राज्य है उसका दोबारा से पुनरुत्थान किसने किया। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मेन जो साम्राज्य रहे, ठीक है, वो कहाँ पे थे, क्या स्थिति थी, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की, तो बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य ने जो है पूरे उत्तर भारत, जिसमें दिल्ली, पंजाब, सिंध, गंगा, मालवा, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद है, इन सब पे जो है मराठा ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, इन सबको जो है मराठों ने जीत लिया था। ठीक है, और 1757 में मराठा साम्राज्य अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो अगर हम मराठा राज्य की बात करें बालाजी बाजीराव के समय में, तो काफ़ी इनके टाइम में जो है मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य का विस्तार हुआ है वो बालाजी बाजीराव के समय में ही हुआ है, और इन्होंने उत्तर भारत के लगभग सभी देश पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। और ऐसे अधिकार करते करते ये कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए अफ़गानिस्तान की सीमाओं तक। ठीक है, अफ़गानिस्तान की सीमाओं, जहाँ पर अफ़गान का शासक अहमद शाह अब्दाली जो है शासन कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँच गए थे। ये बात हुई मराठा साम्राज्य की। और दूसरी तरफ बात करते हैं हम अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है, तो ये इनकी एंट्री कैसे हुई। अगर हम बात करें अहमद शाह अब्दाली की, तो ये जो है अफ़गानी साम्राज्य का था, और अफ़गानी साम्राज्य जो है पहले मुग़लों के अधीन हुआ करता था। ठीक है, तो पहले मुग़ल लोगों का राज्य था अफ़गानी साम्राज्य पे। ठीक है, वो लोग इस पे शासन करते थे। ठीक है, उस समय मुग़ल साम्राज्य पर जो है नादिर शाह जो है शासन करता था, और जो अहमद शाह अब्दाली है वो जो है उस समय एक सेनापति था। लेकिन जब 1748 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद शासन का जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से अहमद शाह जो शाह है वो जो है फ़ायदा उठाता है इस बात का, और अहमद शाह अब्दाली जो है अफ़गानिस्तान को अपने नियंत्रण में कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उस समय वो सेनापति था, यानी कि सैनिक कमांडर था, सारे सेना का नेतृत्व करता था, जहाँ भी युद्ध करना होता था। ठीक है, सेना का संगठन सब कुछ ये करता था। तो एक प्रकार से जब उनकी मृत्यु हो गई नादिर शाह की, तो अहमद शाह अब्दाली ने जो है अफ़गान पे कब्जा कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया उसको। ठीक है, अगर हम बात करें कि मुग़ल साम्राज्य की, तो यहाँ पे जो है मुग़ल साम्राज्य था। ठीक है, और उस समय अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की, तो मराठा साम्राज्य ने उस समय लगभग काफ़ी उत्तर पश्चिम के जो देश है, उत्तर भारत के जो देश है, काफ़ी देशों पर जो है उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कहीं कहीं राजाओं को पराजित करके संधि करी, तथा उनके संधि के तौर पर जो है उनसे राज्य का जो है कर वसूल करते थे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य में ये दिल्ली हो गया, बंगाल, मालवा, ये सारे जो है उस समय मराठा साम्राज्य के अंडर में आ गए थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय में। और वहीं बात करें कि अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान
इधर पड़ता है, ठीक है। तो ये मराठा साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे विस्तार करते करते ये अफ़गानिस्तान की सीमाओं तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न रहा कि अफ़गानिस्तान की सीमाओं तक पहुंच गए हैं, तो अफ़गानिस्तान जो शासक है वो तो सतर्क हो ही जाएगा कि दुश्मन जो है हमारी सीमाओं तक जो है पहुँच गए हैं क्षेत्र का विस्तार करते करते, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध की स्टार्टिंग जो है हो चुकी है, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो है वो अपने क्षेत्र का विस्तार करते करते अफ़गानिस्तान की सीमाओं तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और जिस समय मराठा साम्राज्य जो विस्तार कर रहा था उस समय जो सैनिक कमांडर थे, जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, वो थे रघुनाथ राव, जो बालाजी बाजीराव के अपने सगे भाई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली थे अफ़गानी साम्राज्य से, और मराठा साम्राज्य से मराठा सेनापति उस समय कौन थे? सदाशिव राव। तो सदाशिव राव भाव थे, और ये युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में हुआ था, जो हरियाणा में स्थित है। और इस युद्ध में इब्राहिम खां गर्दी ने अपनी सेना के साथ मराठों का साथ दिया था, और वहीं दूसरी तरफ दोआब के अफ़गान, रोहिल्ला के नाजिब खान और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें अगर बात करें मराठा साम्राज्य की, तो उनका साथ दिया था इब्राहिम खां गर्दी ने, और अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? दोआब के अफ़गान, रोहिल्ला के नाजिब खान, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने, ठीक है। ये मुग़ल साम्राज्य की ओर से थे, ठीक है। इन सारे शासकों ने जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। ये क्यों साथ दिया इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे रीजन है जिसके वजह से जो है अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफ़गान का है और ये सब मुग़ल साम्राज्य के हैं। तो काफ़ी दूर दूर कनेक्शन किस तरह इनका हुआ था, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। बात करें इस युद्ध में, तो मराठा साम्राज्य की इस युद्ध में भीषण हार हो गई थी, और इस युद्ध में हार होने के बाद लगभग 1 लाख मराठा लोग जो है मारे गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में आए सैनिकों के अलावा मराठों के आम लोग भी मारे गए थे, जो उत्तर भारत देखने के लिए तीर्थ यात्रा पे आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब युद्ध पानीपत का जो युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो जो मराठा सैनिक थे, मराठा साम्राज्य था, उसके साथ ना काफ़ी सारे जो है लोग भी गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी जो है अपनी लाइफ में उत्तर भारत नहीं देखा था। और अगर हम बात करें मराठा सेना की, तो उनकी अभी तक कहीं पे भी उनकी हार नहीं हुई थी। तो इसलिए मराठा जो साम्राज्य था उसको भी विश्वास था कि वही जीतेंगे, इसलिए प्रजा में भी विश्वास था कि कभी वो हारे नहीं थे, ठीक है। इस वजह से जो लोग हैं वो तीर्थ यात्रा पे गए कि चलो भाई इतनी बड़ी सेना जा रही है तो हमें वैसे भी प्रोटेक्शन मिलेगा, हम वहाँ पे उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, काफ़ी समय प्रसिद्ध मंदिर थे, उनके दर्शन कर लेंगे, उत्तर भारत देख लेंगे। इसलिए जो है लोग भी जो उस समय काफ़ी सारे आम नागरिक भी उस समय देखने के लिए गए थे। और ऐसा माना जाता है कि अहमद शाह अब्दाली है, उन्होंने जो है जब मराठा की हार हुई थी तो सैनिकों के साथ जो है मराठा सैनिक के साथ आम लोगों को भी मार दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी जो है लोग मारे गए थे इस युद्ध में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, और लगभग पूरे भारत पर जो है मराठों ने अपना अधिकार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 1748 से ही जो अफ़गान का शासक अहमद शाह अब्दाली था वो मुग़लों पर जो है आक्रमण कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और एक तरह से जो मुग़ल शासक है वो कमज़ोर हो गया। जब देश कमज़ोर हो जाता है तो बाहर के जो देश होते हैं वो जो है आक्रमण करने लगते हैं। तो एक आक्रमण तो मराठा साम्राज्य के पास से हो रहा था। मराठा जो राज्य है उन्होंने काफ़ी चीज़ों को जीत लिया था, काफ़ी लोगों को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। अगर हम बात करें मुग़लों की, तो मुग़ल तो शासन बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत तो चल रहा था। जो शासक थे वो चला रहे थे, और वो शासक जो है उनके टाइम में क्या हो रहा था कि यह अफ़गान का जो शासक है अहमद शाह अब्दाली, इसका जो है निरंतर मुग़लों पर आक्रमण हो रहा था।
आक्रमण से जो है मुग़ल जो साम्राज्य था वो परेशान था, इसलिए इसके बाद जो है 1752 में मुग़ल साम्राज्य का जो है एक वज़ीर था जिसका नाम था सफदरजंग। और इसने क्या किया, इसने बिना मुग़ल बादशाह अहमद शाह की अनुमति के, उस समय जो मुग़ल का बादशाह था उसका नाम भी अहमद शाह था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अलग है, अहमद शाह अलग है। तो सफदरजंग ने क्या किया, बिना मुग़ल बादशाह की, अहमद शाह की अनुमति के बिना ही जो अफ़गान का शासक अहमद शाह अब्दाली है ना, उसके आक्रमण से सफदर जो जंग है वो काफ़ी परेशान था, ठीक है। तो वो जब परेशान, बिल्कुल परेशान हो गया, तब वो क्या गया, उसने जो है मराठा साम्राज्य से उसने संधि की, ठीक है। उसने मराठा साम्राज्य से एक तरह से कह सकते हैं संधि करी, और इस संधि के तहत क्या कहा उन्होंने कि मराठे जो है वो मुग़ल साम्राज्य की रक्षा करेंगे, इसके बदले में मराठे पंजाब, सिंध, अवध क्षेत्र से चौथ वसूल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन क्षेत्र का आय का जितनी इनकम होती है उनका 25% जो है मराठा राज्य ले लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की, तो जब मराठा साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था, ठीक है, तो विस्तार में जब इसको पराजित किया तो एक संधि होती है, ठीक है। और संधि में क्या करता है, जो सफदरजंग होता है ना, सफदरजंग क्या करता है कि अफ़गान से भी आक्रमण हो रहा था, ठीक है। तो और ये अफ़गान का जो शासक था वो उस समय ज़्यादा पावरफुल के था। सामने मुग़ल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर हो चुका था, तो वो सफदरजंग जो है वो मराठों से हेल्प ठीक मांगता है, तो है। वो कहता है कि आप हमारे साम्राज्य की रक्षा करो, बदले में आप जो है उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था उसके अंडर में पंजाब, सिंध, अवध ये सारे क्षेत्र आते थे। उन्होंने कहा इससे जो है आप इसका जो है आय का 25% आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मराठा जो है इस तरह से इनमें संधि हो गई, और जो मराठा राज्य है वो इनका प्रोटेक्शन करते थे, मुग़ल साम्राज्य का को प्रोटेक्ट करते थे, और बदले में जो है उनकी आय का 25% लेते थे। और ये जो संधि है, ये संधि तो हो गई, लेकिन जो मुग़ल बादशाह अहमद शाह है वो जो है मराठों और सफदरजंग जो है उस समय वज़ीर था, इनके बीच इस जो संधि हुई थी इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, ठीक है। स्वीकार नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना अहमद शाह अब्दाली का दबाव था। अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान का शासक है, ठीक है, इसका दबाव होता था। और पंजाब का क्षेत्र जो है अहमद शाह अब्दाली को चाहिए था, वो पंजाब का क्षेत्र मांग रहा था, एक तरह से दबाव बना रहा था मोहम्मद बादशाह पे, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह पे जब दबाव बना रहा था, तो इस दबाव में क्या करता है कि दबाव में आकर जो है मुग़ल बादशाह अहमद शाह अब्दाली को पंजाब सिंध का क्षेत्र जो है वो दे देता है, ठीक है। अब दे तो दिया, उसने बोल दिया ठीक है, हाँ तुम्हारा है पंजाब और सिंध का क्षेत्र। इसीलिए जो अहमद शाह अब्दाली है वो जो है पंजाब और सिंध पर जो है अपना स्थायित्व करने के लिए 1757 में आता है भारत पर, और 5वीं बार आक्रमण करता है, ठीक है। इससे पहले भी जो है काफ़ी सारे आक्रमण जो है अहमद शाह अब्दाली कर रहा था, जिससे परेशान होकर सफदरजंग ने जो है मराठे से संधि करी। लेकिन वही मुग़ल बादशाह जो है उस पर भी अहमद शाह अब्दाली का दबाव था, क्योंकि वो बादशाह था, ठीक है। तो दबाव में आकर कहता है कि ठीक है, आप पंजाब और सिंध का क्षेत्र ले लीजिए, और इसके जो है क्षेत्र तो मिल गया, लेकिन उस पर स्थायित्व भी करना होगा ना। तो उसके लिए जो है अहमद शाह अब्दाली दोबारा आता है 1757 में आता है, और फिर जो है 5वीं बार आक्रमण करता है। 1757 में अहमद शाह अब्दाली पंजाब और सिंध पर अधिकार करते हुए दिल्ली पहुंच जाता है, और दिल्ली में भयंकर लूटपाट करता है, कत्लेआम करता है, ठीक है, काफ़ी कत्ल करता है, लूटपाट काफ़ी करता है। और दिल्ली से वापस जब वो जाता है, तो वापस जाते समय अपने अफ़गान जब वो वापस जा रहा था, तब वो दिल्ली की जो जिम्मेदारी है वो नजीबुद्दौला को सौंप कर जाता है, ठीक है। अपने तरफ से जो है उसको नियुक्त करता है कि तुम दिल्ली का कार्य क्षेत्र संभालो, और यहाँ पे जो जो हो रहा है उसकी सूचना मुझे देना, ठीक है। दिल्ली में जो नजीबुद्दौला है उसको जो है अपनी तरफ से अहमद शाह अब्दाली जो है नियुक्त करता है, और साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली जो है वो पंजाब और सिंध को तो जीत ही चुका था, अपना स्थायित्व जो है स्थापित कर लिया था, क्योंकि जो मुग़ल बादशाह है उसने कहा कि ठीक है आपका है, आप ले लो। तो इसलिए वो आता है और यहाँ पर जो है अपने बेटे तैमूर शाह को जो है नियुक्त कर देता है कि तुम जो है इसको संभालो, ये दोनों राज्य को।
मराठों को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही मराठा जो है वो दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पर दिल्ली से मराठा जो है काफ़ी दूर था, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली यहाँ है, मराठा महाराष्ट्र पुणे में उस समय जो है वो पुणे में उनका शासन हुआ करता था मराठा साम्राज्य का, तो काफ़ी दूर जो है होता था, इस वजह से आने में काफ़ी टाइम लग जाता था, ठीक है। तो दिल्ली तक पहुंचने में मराठों को काफ़ी समय जो लग जाता था, इसलिए जब तक मराठा जो साम्राज्य है वो दिल्ली पहुंचते हैं तब तक अहमद शाह अब्दाली जो है वहाँ पे आक्रमण करके कत्लेआम करके वहाँ से चला गया होता है। मराठा जो है दिल्ली पहुँच तो जाते हैं और सबसे पहले जो है पहुंचकर वो जो निजामुद्दौला है, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने वहाँ पे नियुक्त करके गया था दिल्ली में अपनी तरफ से, उसको वहाँ से मराठा साम्राज्य के लोग भगा देते हैं, ठीक है। और जो मुग़ल बादशाह जो है मराठे का मुग़ल बादशाह, जिस पर अहमद शाह अब्दाली का दबाव था, मराठे उसको भी अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इसके बाद मराठी पंजाब और सिंध की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर शासन कर रहे अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर साहब को वहाँ से भगा देते हैं, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली ने क्या करते पंजाब और सिंध पर अपना स्थायित्व जो है जमाने के लिए आया था, और फिर अपने पुत्र को जो है नियुक्त करके चला गया था पंजाब और सिंध का जो राज्य है देखने के लिए। वो मराठे जो आते हैं वो उसके पुत्र को वहाँ से भगा देते हैं, ठीक है, और पंजाब और सिंध पर अपना अधिकार कर लेते हैं मराठे। और तैमूर शाह जो है वो वापस अफ़गानिस्तान चला जाता है। और जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को इस बात का पता चलता है कि मराठों द्वारा जो उसके पुत्र है उसको वहाँ से भगा दिया गया है, तो अहमद शाह अब्दाली बहुत गुस्से में आ जाता है, और इसी गुस्से से जो है वो मराठों के खिलाफ एक अभियान स्टार्ट करता है। तो जाहिर सी बात है मुहम्मद शाह जो अब्दाली है अहमद शाह, उसको गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि उनने जो है पंजाब और सिंध के क्षेत्र पे जो है अपना स्थायित्व करने के बाद जो है तैमूर शाह को नियुक्त किया था। और वो भी मुग़ल जो बादशाह हैं उन्होंने कहा था कि आप पंजाब और सिंध का क्षेत्र ले सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हम बोल सकते हैं कि सफदरजंग और मुग़ल बादशाह जो उन्होंने एक दूसरे से परामर्श किए बिना अपना अपना कार्य करा, वही जो सफदरजंग है उन्होंने जो है पंजाब सिंध और दिल्ली का क्षेत्र जो है मराठों को दे दिया, और उन्होंने कहा कि इसकी रक्षा करो और इस क्षेत्र की रक्षा करो और इसका आय का 25% लो, ठीक है। तो एक तरफ से मराठा जो है इनकी रक्षा कर रहे थे, वही दूसरी तरफ जो मुग़ल बादशाह है उनने क्या किया, उनने अहमद शाह अब्दाली को जो है ये पंजाब सिंध और दिल्ली का क्षेत्र दे दिया कि ये आप ले सकते हैं, इस पर आप अपना राज्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो शासक थे ये अपना अलग अलग दे दिया, ठीक है। राज्य तो एक ही है, अब दो लोगों को दे दिया तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो होगी ही, ठीक है। तो ये आगे किस तरह जो है काफ़ी बड़े युद्ध के रूप में उभरी, इसको हम देखेंगे। इसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली है वो एक अपनी विशाल सेना के साथ जो है भारत के लिए निकल जाता है, भारत की ओर, ठीक है। और वो अहमद शाह अब्दाली जो है अफ़गानिस्तान से पंजाब पहुंचकर वहाँ पे डेरा डाल लेता है। और जैसे ही मराठों को इस बात का पता चलता है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है और वो पंजाब तक पहुँच गया है, उसने पंजाब में डेरा डाल लिया है, और इस बार जो अहमद शाह है उसका उद्देश्य है मराठों की सत्ता को पंजाब सिंध और दिल्ली से समाप्त करना, ठीक है। तब जो है यहाँ से मराठा साम्राज्य के जो पेशवा बालाजी बाजीराव है वो ये निर्णय करते हैं कि मराठों से युद्ध के लिए कौन जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं किसे भेजते हैं वो युद्ध के लिए। तो इस युद्ध में बालाजी बाजीराव जो है वो सदाशिव राव को भेजते हैं जो पूरी सेना का नेतृत्व करेगा, और साथ ही साथ वो अपने पुत्र विश्वास राव को भेजते हैं, ठीक है, पूरी सेना के साथ दिल्ली भेजते हैं। और यहाँ पे जो उनका पुत्र है इसकी जो उम्र है मात्र 19 वर्ष की थी, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से विश्वास राव को जो है भेजते हैं ताकि वो आगे जाके जो है पेशवा बनेगा, ठीक है। इसलिए वो जाए युद्ध में, देखे कैसे युद्ध करते हैं, युद्ध कला को सीखे, इसलिए जो है बालाजी बाजीराव अपने पुत्र को भेजता है इस युद्ध में, ठीक है। मराठा साम्राज्य दिल्ली जो है वो पहुंचते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो अहमद शाह अब्दाली है वो पंजाब से हरियाणा पहुंच जाता है, और हरियाणा के जो पानीपत स्थान है वहाँ पे जो है वो डेरा डालता है, ठीक है। और यहीं दूसरी तरफ अगर मराठे की बात करें तो मराठे की सेना जो है वो दिल्ली में बैठी थी, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अहमद शाह अब्दाली है उसने दक्कन से दिल्ली आने वाली खाने की जो सप्लाई थी मराठों के लिए उसको रोक दिया था, ठीक है। अब उसने कैसे रोका, जो मराठे हैं वो दिल्ली में बैठे थे, अहमद शाह अब्दाली जो है वो हरियाणा से जो है पानीपत के स्थान पे बैठा था। तो यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली उसने क्या चाल चली, उसने कूटनीति का सहारा लिया। जो
पुणे से जो खाना आ रहा था, क्या कहते हैं, मराठा वालों के लिए दिल्ली में खाना आ रहा था, उसको जो है वो एक मार्ग, नदी का जो दुआब होता है वहाँ से आ रहा था, ठीक है, नदी के मार्ग से आता था। तो अहमद शाह अब्दाली ने उस मार्ग पर जो है अपनी सेना भेज के उस रास्ते को बंद कर दिया, उस रास्ते पर रोक लग गई, जिसकी वजह से जो खाना पहुँचाया जा रहा था, जो राशन पहुँचाया जा रहा था, उसकी सप्लाई जो है रुक गई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेना ने खाने को रोक लिया, जो पुणे से आ रहा था। दिल्ली मराठा जो वहाँ पे बैठे थे लोग, उनके लिए आ रहा था, ठीक है। और माना जाता है कि ये युद्ध लगभग 2 से 3 महीने तक चला था। आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अब्दाली ने क्या किया था कि पुणे से दिल्ली के बीच का जो रास्ता है उसके संपर्क को काट दिया था। जो खाना पहुंचाया जा रहा था जिस रास्ते थे, उस रास्ते पे अपने सैनिक जो है बैठा दिए थे उनने, जिस वजह से खाना जो है मराठों को ना मिल पाया, क्योंकि युद्ध जो है काफ़ी लंबे लंबे समय तक होता था, काफ़ी महीनों तक होता था, तो ऐसे में खाने की ज़रूरत तो होगी ना। तो मराठों ने क्या किया था, मराठों ने भी क्या किया, अब्दाली का संपर्क जो है काबुल से काट दिया था, जहाँ से उसको खाना सप्लाई हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि उस समय अहमद शाह अब्दाली का बहुत सारे लोग साथ दे रहे थे, बहुत सारे शासक जो है साथ दे रहे थे। वही जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य का कोई भी साथ देना नहीं चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मराठा साम्राज्य ने अपने राज्य का विस्तार कर रखा था, जिससे काफ़ी राज्यों से वो कर लेता था, ठीक है। इस वजह से जो आसपास के राजा हैं वो उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, उनको खाना नहीं प्रोवाइड करा रहे थे। वो एक तरह से चाहते थे कि मराठा साम्राज्य हार जाए, ताकि हम जो है मराठा के अधीन जो है उससे मुक्त हो जाए, ठीक है। तो काबुल से जो है मराठों ने भी जो है अब्दाली का संपर्क जो है काट दिया था। इस तरह तय हो गया था कि जिस भी सेना को पूर्ण रूप से अन्न जल की आपूर्ति होती रहेगी वो युद्ध जीत जाएगी। और ये युद्ध जो है करीब 2 महीने तक जो है चलती रही, ठीक है। मोर्चाबंदी जो है चलती रही, खाना खा खा के वो लोग एक जगह पे अपने जगह पे बैठे रहे, ठीक है, उस जगह को छेक करके जो है बैठे रहे। और मराठों को जो है, अगर हम बात करें तो मराठों को राशन की प्राप्ति जो है नहीं हो रही थी, क्योंकि 2 महीने तक का राशन जो है उनके पास संग्रह कर रखा था, ठीक है, जिसने उन्होंने 2 महीने काट लिए थे, ठीक है। और इसके बाद जब राशन ख़त्म होने लगा तो राशन ख़त्म होने से जो है सेना जो है वो भूखी प्यासी थी, ठीक है, काफ़ी भूखी प्यासी भुखमरी जो है उनमें फैलती जा रही थी। और वहीं बात करें अहमद शाह अब्दाली की, तो उसको काफ़ी जो शासक थे, जैसे कि अवध के शासक थे, रूहेला के शासक थे, वो जो है राशन की पूर्ति करा रहे थे, ठीक है, जिससे उन्हें खाने की कमी नहीं हुई। और वहीं मराठों को खाने की कमी हो गई थी, इस वजह से क्योंकि आसपास के जो पहले तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इतना खाने के लिए बचा नहीं था, ठीक है, इतना राशन नहीं बचा था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने जो है काफ़ी बार दिल्ली को आक्रमण करके पहले ही लूट लिया था, इसलिए दिल्ली में ज़्यादा कुछ था नहीं इतनी सारी सेनाओं के लिए राशन की व्यवस्था करना। लेकिन जो आसपास के जो शासक हैं, जो मुगल के शासक थे, उन्होंने भी हेल्प नहीं की, क्योंकि एक तरह से जो मराठा साम्राज्य है वो कर लेते थे, और कहीं ना कहीं वो लोग चाहते थे, जो मुगल साम्राज्य थे वो चाहते थे कि हम जो है इनसे मुक्त हो जाए, ये इसलिए हार जाए, तो हम इसे कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे खाना वाना, ठीक है, ये कारण था। और दूसरा कारण ये था कि जो अहमद शाह अब्दाली है, उन्होंने जो पुणे से खाना आ रहा था, पुणे में कौन है, बालाजी बाजीराव, जहाँ पे उनका पूरा शासन है, मराठा साम्राज्य जहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो वहाँ से खाना डायरेक्ट दिल्ली आ रहा था, तो जो मार्ग था उसको भी जो है अहमद शाह अब्दाली ने जो है रोक लगा दी थी, तो खाना भी आना जो है बंद हो गया था। तो लगभग 2 महीने तक जो है उन्होंने अपना खाना संग्रह किया और खाने से अपना दिन गुजारे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे जो है फिर लोगों को जो है खाना ख़त्म हो गया, तो भूख लग रही थी, और भूख से जो है लोग कमज़ोर हो रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा इसके, ठीक है। तो लोग जो है कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि राशन जो है वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था मराठों को, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने जो है मार्ग पे सेना खड़े कर रखे थे, ठीक है। तो 2 महीने तक तो राशन जो है संग्रह किया, मराठों ने जो है खा पी के गुजार लिए। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद जो है सारा राशन ख़त्म हो गया, ठीक है। मराठा जो है परेशान हो गए, अब क्या करें, ठीक है, अब सप्लाई भी बंद हो गई है खाने की, और खाना भी नहीं है। अब जो है मराठों को लगा कि अब जो है हमें ही जो है युद्ध की पहल करनी होगी, ठीक है, क्योंकि भूखे पैसे रह के हम जो है मर जाएंगे, इसलिए हमें ही युद्ध की स्टार्ट करनी होगी। तो इसी तरह जो है मराठे जो है वो युद्ध की पहल करते हैं, मराठों की तरफ से पहली पहल होती है युद्ध की।
और इस प्रकार जो युद्ध की पहल है वो पहले जो है मराठों की तरफ से होती है। दोपहर तक तो मराठों की तरफ से बहुत ही शानदार युद्ध जो है होता रहा और दोपहर तक में लग रहा था कि मराठे जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि विश्वासराव जो है, जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, जिन्हें बालाजी बाजीराव ने भेजा था ठीक है युद्ध के लिए, वो जो है अपनी हाथी से गायब हो जाता है। जो विश्वासराव है वो अपनी हाथी से गायब हो जाता है और जो सदाशिव राव है, जब उनकी नज़र पड़ती है कि विश्वासराव पे जब उनकी नज़र पड़ती है तो सदाशिव देखते हैं कि जो विश्वासराव का हाथी है वो तो खाली है, विश्वासराव इस पर है ही नहीं ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि विश्वासराव को ढूंढने के लिए जो है अफरा तफरी मच जाती है कि कहाँ चले गए विश्वासराव ठीक है, क्या हो गया ठीक है। तो सदाशिव का ध्यान सारा विश्वासराव पे चला जाता है और सदाशिव राव जो है वो अपने हाथी पर से उतर करके विश्वासराव को ढूंढने लगते हैं ठीक है। इसके बाद जब इधर जो मराठों के सरदार थे ठीक है, जो सेना है, वो देखते हैं कि सदाशिव भाव का जो हाथी है वो खाली है, सदाशिव भाव जो है अपनी हाथी पर नहीं है ठीक है। तो पूरी जो सेना है उसमें हड़कंप मच जाता है कि, और सेना को लगता है कि सदाशिव राव जो है वो मारे गए हैं इसलिए उनका हाथी खाली है ठीक है। और जब राजा जो है जो सेना का नेतृत्व कर रहा है वो ही जो है मर जाएगा तो सारी सेना जो है उसमें हड़कंप तो मच ही जाएगा ठीक है। सारी सेना जो है वो इधर उधर भागने लग गई ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ ठीक है। तो जब हड़कंप मच गई तो सैनिक जो है, जो ये सब सोच कर कि जो सदाशिव राव है वो मारे गए ठीक है, सैनिक जो है अपना युद्ध के प्रति जो उनका उत्साह था, क्योंकि जब राजा मर जाएगा तो उनकी हिम्मत, प्रजा की हिम्मत तो अपने आप ही टूट जाएगी, तो उस उत्साह को छोड़कर वो इधर उधर भागने लगते हैं। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा उठाता है अहमद शाह अब्दाली। इस वजह से जो अहमद शाह अब्दाली है वो दोपहर के बाद जो है मराठों पर भारी पड़ गया ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि सदाशिव राव और विश्वास राव की मृत्यु हो गई ठीक है। जब सदाशिव राव घोड़े से उतर गया तो जो सेना थी वो भी इधर उधर भागने लगी, उन्हें युद्ध छोड़ दिया और इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इस वजह से अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी वो जो है मुग़लों की सेना पर भारी पड़ गई ठीक है। और इस युद्ध में जो है सदाशिव राव और विश्वास राव की दोनों की मृत्यु हो जाती है। और लगभग 3 दिन तक जो है ये मारकाट चलती रही। और ऐसा कहा जाता है कि अपने लीडर की मृत्यु हो जाने के बाद मराठा सैनिक जो है वो अपनी जान बचाकर जो है इधर उधर छिप रहे थे ठीक है, छिपने के लिए इधर उधर भागने लगी। लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली है उसने क्या किया, उसने सब सैनिकों को जो भी युद्ध में आए थे ना सबको जो है ढूंढ ढूंढ कर मार डाला, जो छिपे हुए थे उनको भी ढूंढ ढूंढ कर मार डाला इस युद्ध में। किसने? अहमद शाह अब्दाली। अगर बात करें इस युद्ध में तो इस युद्ध में कई महान सरदार जैसे कि विश्वास राव पेशवा जो बनने वाले थे आगे ठीक है, बनते सदाशिव भाव ठीक है, और काफ़ी जो है जान कोजी संध्या जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग थे ठीक है वो मारे गए। और इब्राहिम खां गर्दी जो है वो मारा गया। वो इनका क्या काम था, वो जो है तोप खाने की कमाल संभाले थे ठीक है। जो तोप थी वो इनके अंदर में ठीक है, ये इन्हें तोप जो है वो छोड़ना, कहाँ छोड़ना है, किसको मारना है ठीक है, ये सब इनका काम था। तो ये भी मारे गए थे हाँ। और उनकी भी जो है इस युद्ध में इब्राहिम खां गर्दी की बहुत ही बुरी तरीके से जो है मौत हो गई थी। और कई दिनों बाद ऐसा कहा जाता है कि सदाशिव भाव और विश्वास राव का शरीर मिला था, क्योंकि लाखों लोग मारे गए थे ठीक है। तो इतने सारे लोगों में जो सदाशिव राव विश्वास राव है काफ़ी दिनों बाद जो है इनका शरीर मिला था। इसके साथ 2 लाख लोग जो है वो तीर्थयात्री जो है वो उत्तर भारत जो है देखने के लिए मराठों की सेना के साथ जो है गए थे। और अहमद शाह अब्दाली ने उनको भी पकड़कर उनका कत्ल जो है करवा दिया। और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस युद्ध में मारे गए थे। इस भीषण पराजय के बाद जब पुणे पहुंची तब मराठे को जो है गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। पुणे में कौन है? बालाजी बाजीराव है ठीक है। तो बालाजी बाजीराव ने सारे मराठा सरदारों को पुणे में बुलाकर बहुत बड़ी सेना लेकर जो है पानीपत की ओर चलने के लिए उन्होंने
और जो है विमर्श किया। क्योंकि बहुत बड़ी पराजय हो गई थी। जब ये बात वहाँ पे पहुँची तो बाजीराव जो है वो सारे मराठा सरदार की ओर से सरदार को लेके पानीपत की तरफ चल पड़े। ठीक है। और जब अफ़गानी साम्राज्य के जो अहमद शाह अब्दाली है उनको जो है ये बात पता चली, इसकी खबर लगी, तो वो भी जो है उन्होंने भी जो है अफ़गान सरदारों के साथ जो है पुणे पर हमला करने का विमर्श किया। ठीक है, कि पुणे पे हम हमला करेंगे। ठीक है, परंतु उसी समय अहमद शाह अब्दाली को एक संदेश और मिलता है, और वह संदेश ये होता है कि कांधार में उसका भाई, किसका, अहमद शाह अब्दाली का भाई जो है वो दुर्रानी समाज के सिंहासन जो है उस पर अधिकार करने के लिए उसने विद्रोह कर दिया है। ठीक है, तो इधर जो है जो मराठा साम्राज्य ये भी जो है सोच रही है, विमर्श कर रही है कि पानीपत में जो है इसका युद्ध करेंगे, और वह दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली का जो भाई है वो जो है उनकी अपने साम्राज्य पर जो है दुर्रानी साम्राज्य पर उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है अहमद शाह अब्दाली के लिए विद्रोह हो रहा था उस समय। अब जो है अहमद शाह अब्दाली के लिए दोनों तरफ जो है युद्ध की स्थिति बन गई है। एक तरफ उनका भाई जो है वो कंधार पर जो है सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया है, दूसरी तरफ मराठा राज्य जो है वो काफ़ी भड़का हुआ है, क्योंकि उनके सदाशिव भाव हो गए, उनका बालाजी बाजीराव का पुत्र जो है इसमें मारा गया। ठीक है, तो उधर से वो भड़के हुए हैं, तो वो भी विद्रोह का जो है विद्रोह का वो बात कर रहे हैं, विद्रोह करेंगे। ठीक है, युद्ध करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि अफ़गान के जो सरदार है, ठीक है, अफ़गानों की सलाह पर अहमद शाह अब्दाली जो है वो खुद को रोक लेना ही उचित समझता है। ठीक है, अगर क्योंकि उस समय जो है जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो मराठों के काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो अहमद शाह अब्दाली है उनकी सेना के भी काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उनके हजारों जो है सैनिकों का नुकसान हो चुका था। ठीक है, तो काफ़ी सैनिक उस युद्ध में मारे गए थे, इसलिए सैन्य शक्ति जो है कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, और अगर मराठों के पास युद्ध करने जाता है, ठीक है, और मराठों के पास अगर सोचता है कि वहाँ से युद्ध होता है, ठीक है, जो भी परिणाम निकले, इसके बाद फिर उसी सेना के साथ जो है वो कांधार पे अपने भाई से युद्ध कर सके। ठीक है, तो उस समय सेना जो है इतनी पावरफुल नहीं बची थी, क्योंकि काफ़ी जो सैनिक थे वो भी मारे जा चुके थे। तो इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है वो क्या करता है कि मराठों की जो अफ़गान के सरदार हैं, ठीक है, उनकी सलाह पर जो है वो मराठों को एक पत्र लिखता है। कब? 10 फरवरी 1761 में। ठीक है, मराठों को एक पत्र लिखता है। अब पत्र में उसने क्या लिखा उसको देखते हैं आगे। इस पत्र में अहमद शाह अब्दाली लिखता है कि इस पानीपत के तृतीय युद्ध में दोनों ही तरफ भारी नुकसान हुआ है। आप मराठों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप कृपया अपनी सेना लेकर वापस जाइए और ताप्ती नदी के दक्षिण में शासन कीजिए। मुझे दिल्ली की गद्दी नहीं चाहिए। आप ही दिल्ली पर मुगल साम्राज्य के बादशाह पर राज करें। मैं वापस जा रहा हूँ। युद्ध में मारे गए लाखों निर्दोष लोगों के कारण मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये पत्र जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के बाजीराव है उनको लिखा। जब अहमद शाह अब्दाली द्वारा भेजा गया पत्र बालाजी बाजीराव ने पढ़ा तो वो पुणे जो है वापस लौट गए, परंतु थोड़े ही समय में 23 जून 1761 में मानसिक स्थिति के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, इस युद्ध में जो है उन्होंने अपना पुत्र और कई जो है मराठा सरदारों को खो दिया था। इस वजह से जो है उनकी मृत्यु 23 जून 1761 में हो जाती है। किनकी? बालाजी बाजीराव की। अब हम इसमें देखेंगे कि मराठों की पराजय का क्या कारण था। तो मराठों की पराजय का एक कारण ये माना जाता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव और महादजी संधिया अथवा मल्हार राव होलकर के बदले सदाशिव भाव को सेनापति बनाकर भेजा था, जो कि पहले कभी उत्तर भारत की तरफ गए ही नहीं थे। ठीक है,
तो उत्तर भारत की तरफ जो मैंने बताया था आपको कि मराठा, जो स्टार्टिंग में बताया था कि मराठा साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को जो है दिल्ली, बंगाल, मैसूर, अवध, इन सब पे जो है अपना शासन जो है स्थापित, अपना प्रभुसत्ता जो है स्थापित कर ली थी। ठीक है, लोगों से संधियाँ करके जो है आय जो है उनसे कर वसूलते थे। तो उस समय ये जितना भी जो है शासन किया था, उस समय सेनापति कौन थे? रघुनाथ राव। ठीक है, सैनिक कमांडर रघुनाथ राव थे, जो पूरी सेना का नेतृत्व करते थे तथा युद्ध के लिए जो है सेना को लेके जाते थे और उस क्षेत्र पे जो है कब्जा करते थे, उनसे संधि करते थे। ठीक है, और आय कर जो है उनसे वसूलते। ठीक है, तो ये कौन करते थे? इसमें रघुनाथ राव, महादजी संध्या और मल्हर राव होलकर, ये सारे लोग थे। ठीक है, लेकिन जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ उसमें किसको भेजा गया? सदाशिव राव को भेजा गया था, जो कि कभी पहले उत्तर भारत की तरफ गए ही नहीं, उन्होंने उत्तर भारत देखा ही नहीं। ठीक है, इसलिए उन्हें कुछ आइडिया नहीं था उत्तर भारत के स्थान का। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें उत्तर भारत का विस्तार जो किया था उस समय रघुनाथ राव जो है वो सैनिक कमांडर थे, उन्होंने जो है पूरे उत्तर भारत का विस्तार किया। वो जो है मराठा अफगानिस्तान की सीमाओं तक जो है विस्तार करते करते पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये एक रीज़न माना जाता है। ठीक है, उनका क्या कहते हैं, मराठों की पराजय के, कि जो बालाजी बाजीराव है उन्होंने किसको नियुक्त किया? सदाशिव राव को और विश्वास राव को। ठीक है, अपने पुत्र को, उन दोनों को भेजा पानीपत के युद्ध के लिए, जो कभी उत्तर भारत गए ही नहीं। उत्तर भारत कौन गए थे? रघुनाथ राव गए थे और महाजी संध्या, ये लोग जाके इन्होंने जो है उत्तर भारत के क्षेत्र का विस्तार किया था। ठीक है, और पानीपत के तृतीय युद्ध में ये भेज देते हैं सदाशिव राव को और विश्वास राव को, जिसने कभी उत्तर भारत देखा ही नहीं था। और अगर हम बात करें कि अफ़गानी जो साम्राज्य था, यानी जो अहमद शाह अब्दाली था, उसकी जीत का क्या कारण था? तो उत्तर भारत के जो मुस्लिम शासक हैं, उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों का अहमद शाह अब्दाली का साथ देना जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत का कारण माना जाता है। ठीक है, उत्तर भारत के सभी मुस्लिम शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे, क्योंकि मराठे जो हैं वो उत्तर भारत के काफ़ी सारे राज्यों से चौथ वसूलते थे, यानी कि कर वसूलते थे। ठीक है, वो क्या करते थे कि उन राज्य का आय का 25% जो है मराठा राज्य जो है ले लेते थे। ठीक, इसलिए जो है उत्तर भारत के सभी जो शासक थे वो चाहते थे कि मराठा का जो है पतन हो जाए और उन्हें जो है मराठों को चौथ ना देना पड़े। ठीक है, कोई कर वर कोई टैक्स ना देना पड़े, इसलिए जो है उन्होंने शासकों ने जो है हेल्प भी नहीं की और वो जो है अहमद शाह अब्दाली के साथ जो है मिल गए। और साथ ही साथ उत्तर भारत के कुछ हिंदू शासक भी थे जो है जिन्होंने मराठा का साथ नहीं दिया, जैसे कि राजपूतों ने जो है मराठा का साथ नहीं दिया था, क्योंकि मराठे जो है वो राजपूतों से भी चौथ लिया करते थे, यानी कि टैक्स लिया करते थे। और अगर बात करें मराठों की, तो वो जो है राजपूतों के आपसी मामले में भी जो हस्तक्षेप जो है करने लग गए थे, जो राजपूतों को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए जो है राजपूत भी जो है वो उन्होंने मराठा का साथ नहीं दिया। ठीक है, जिसकी वजह से पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हुआ, खाने की जो आपूर्ति है वो आसपास के राज्यों से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आसपास के शासक जो है वो उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। और जहाँ तक बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है उस समय पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठा साम्राज्य बैठी थी। ठीक है, तो दिल्ली को अहमद शाह अब्दाली जो है पहले ही काफ़ी बार आक्रमण करके जो है लूट चुका था, इसलिए वहाँ से ज़्यादा जो है राशन की आपूर्ति जो है दिल्ली से नहीं की जा सकती थी। इसलिए राशन जो है सीधा पुणे से दिल्ली आ रहा था। पुणे से क्यों आ रहा था? क्योंकि पुणे में ही जो है मराठा साम्राज्य का जो प्रधान, जहाँ पे सारे कार्य होते हैं, जहाँ बालाजी बाजीराव रहते हैं, ठीक है, वो पुणे में ही होता है। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ उत्तर भारत के जो सभी मुस्लिम शासक थे वो किसका साथ दे रहे थे? वो दे रहे थे साथ अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, वो जो है अहमद शाह अब्दाली को रसद की पूर्ति करा रहे थे, यानी कि राशन की पूर्ति करा रहे थे, और जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली को राशन की कमी नहीं हुई। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो मराठा साम्राज्य है उसको कोई राज्य जो है मदद नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए जो है मराठों को रसद का सामना जो है, रसद का सामान जो है वो सीधे पुणे से
मराठों के लिए दिल्ली आ रहा था। ठीक है, पुणे में बालाजी बाजीराव का जहाँ पूरा साम्राज्य है। ठीक है, और वहीं पे जो है सारे प्रशासनिक कार्य जो है वहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए वहीं से जो है जो रसद का सामान है वो दिल्ली आ रहा था। और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था कि पुणे से दिल्ली खाना आने वाले मार्ग को जो है अपने सैनिकों को भेजकर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मराठों को जो है खाने की आपूर्ति नहीं हो रही थी। ठीक है, मराठों ने जो है 2 महीने तक जो है संग्रह किए हुए खाने को खाया, अपना समय गुजार लिया, लेकिन 2 महीने बाद उनका राशन ख़त्म हो गया और भूख प्यास से जो मराठा जो है वो कमज़ोर होने लग गए और उन्हें जो है युद्ध की पहल करनी पड़ी, जिसके परिणाम क्या निकला कि एंड में जो है मराठा साम्राज्य की हार हो जाती है। अफगानों की जीत का एक और कारण माना जाता है वो है मराठा साम्राज्य की राजधानी पुणे में होना, जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर है। मराठा साम्राज्य की राजधानी पुणे में है, जहाँ पर पेशवा शासन करते हैं और प्रशासनिक कार्य तथा सैनिक कार्य होते हैं। मराठा साम्राज्य युद्ध के लिए दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से पुणे की अगर बात करें तो काफ़ी दूर है। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली यहाँ है और पुणे कहाँ है? वो महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, तो काफ़ी दूर हो जाता है, इसलिए जो है बालाजी बाजीराव के लिए वहाँ पुणे में होकर के उत्तर भारत की तरफ नज़र रखना, यानी कि दिल्ली की तरफ नज़र रखना काफ़ी मुश्किल कार्य था। ठीक है, तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट जो है कारण मानते हैं अफ़गानों की जीत का, क्योंकि काफ़ी जो है लॉन्ग पीरियड था। ऐसा जब कहा जाता है कि जब अहमद शाह जो है पहले आक्रमण करने आया था, तो जब मराठा जब वहाँ साम्राज्य पे पहुँचे, दिल्ली पहुँचे थे, तो अहमद शाह अब्दाली युद्ध करके मतलब लोगों को मार के दिल्ली में लूटपाट करके वो वापस जो है अपने राज्य भी चला गया था। ठीक है, इसके बाद जो है मराठा पहुँचे दिल्ली। ठीक है, तो इतनी दूरी होने की वजह से भी जो है युद्ध में जो है वो हार गए। ठीक है, अफ़गानों की जीत हुई। ठीक है, क्योंकि एक तो बात है कि अफ़गान पास नहीं, अफ़गान भी काफ़ी दूर है, लेकिन काफ़ी जो शासक थे, आसपास के शासक थे, ठीक है, वो जो है अफ़गानों की मदद कर रहे थे। खाने की बात हो, चाहे सैनिक हो, चाहे आर्थिक, हर तरह से जो है वो अफ़गानों की अहमद शाह अब्दाली की मदद कर रहे थे। अफ़गानों की जीत का एक कारण और माना जाता है वो है उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों द्वारा अहमद शाह अब्दाली को आर्थिक सहायता और सैनिक सहायता देना। उत्तर भारत के काफ़ी सारे मुस्लिम शासक थे, जैसे कि अवध के शुजाउद्दौला, रोहिल्ला के नाजीब खान तथा कुछ छोटे छोटे राज्यों के शासक जो है सैनिक सहायता और आर्थिक सहायता जो है राजाओं ने प्रदान की थी अहमद शाह अब्दाली को। सैनिक सुविधाओं में उन्होंने अपने पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक जो है अहमद शाह अब्दाली को दिए थे। वहीं आर्थिक तौर पर औजार और तोप की सहायता जो है अहमद शाह अब्दाली को प्रदान की थी, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली की सेना की संख्या जो है मराठा की सेना की संख्या से अधिक थी। अब हम इसमें देखेंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध का क्या प्रभाव रहा थी कि या फिर क्या परिणाम निकला। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को जो है जनधन की अपार हानि जो है उठानी पड़ी। इस युद्ध में लगभग 75,000 मराठा सैनिक जो है मारे गए। ठीक है, संपूर्ण महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई सैनिक परिवार बचा होगा जिसने पानीपत के इस युद्ध में अपना एक सदस्य ना खोया हो। ठीक है, तो हर एक घर का ऐसा कोई घर नहीं था जिससे जो है पानीपत के युद्ध में मारा ना गया हो, जिसका सदस्य उस घर का। अनगिनत सैनिक और गैर सैनिक, जिसमें तीर्थयात्री जो आते हैं, ठीक है, उनके साथ साथ पेशवा की जो आशाओं का केंद्र, जो विश्वास उनका पुत्र था, ठीक है, इसके बाद महासेना नायक सदाशिव भाव, ये सब और तथा योग्य तथा पराक्रमी सेनाएं जो थी, इसके साथ ही इब्राहिम खां गर्दी जो है वो आदि को खोने से जो पेशवा बालाजी बाजीराव है वो भी टूट गए थे। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को जो है वो खो चुके थे इस युद्ध में, और इसके कारण जो है 23 जून 1761 को जो है उनकी मृत्यु हो गई बालाजी बाजीराव की। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि मराठा संघ जो है उसका टूटना। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात प्रमुख मराठा सरदारों ने अपनी अपनी प्रथम सत्ता को स्थापित कर ली। ग्वालियर में संध्या, बड़ोदरा के बड़ोदरा में गायकवाड़ और इंदौर में होलकर तथा नागपुर में भोसले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मराठा केंद्र शक्ति से पृथक होकर अपनी अलग अलग सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, तो सब अलग अलग शक्ति में बंध गए, सबने अलग अलग
राज्य बना लिया और अपनी छोटी छोटी शक्तियाँ जो है अलग अलग कर ली, ठीक है। जिससे क्या हुआ, एक संपूर्ण मराठा जो इस समय इतना बड़ा मराठा था वो टूट गया, ठीक है। अब वो छोटी छोटी राज्यों में छोटी छोटी शक्तियों में बट गया। इस तरह उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी जो मराठा शक्ति थी, ठीक है, वो जैसे ही ख़त्म हो गई तो उत्तर भारत के जो राज्य थे वो छोटी छोटी शक्तियों में बट गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तीसरी शक्ति को फ़ायदा मिला और वो थे अंग्रेज़। जिससे क्या हुआ, जब मराठा जो साम्राज्य वो छोटी छोटी शक्तियों में बढ़ गए, क्योंकि जो जो समय जो लोग बचे थे उन्होंने जो है अपना अलग अलग राज्य की स्थापना कर ली, ठीक है, और अलग अलग शक्तियाँ जो है बट गए। तो इसकी वजह से जो है अंग्रेज के लिए जो है भारत में इन शक्तियों पर विजय पाना आसान हो गया, क्योंकि उस समय एक ही शक्ति थी भारत में सबसे मजबूत, वो थी मराठा। लेकिन अब शक्तियाँ जो है वो टुकड़ों में बट गई थी, इसलिए जो है अंग्रेज ने भारत पर क्या किया कि छोटी छोटी शक्तियों से उन्होंने विजय प्राप्त करना स्टार्ट किया, और इस तरह भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से भी हुई, जैसे मराठा सत्ता का अंत हुआ, अंत क्या हुआ, जैसे कमज़ोर हो गई तो राज्य जो है जो मराठा के अंडर के राज थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी। जो मराठा के अधीन थे राज्य वो अलग हो गए, वहाँ के राजा जो है स्वतंत्र हो गए, उन्होंने अपनी छोटी छोटी जो राज्य है वो छोटे छोटे राज्य बना लिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो मराठा की शक्ति थी वो छोटी छोटी शक्तियों में बट गई। अब हम बात करते हैं माधव राव की, जिन्होंने 1761 से 1772 तक शासन किया, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये भाग 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम भाग 3 करेंगे, जिसमें आंग्ल मराठा युद्ध आता है, ठीक है, वो करेंगे। इसके बाद आपका वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम मैसूर की तरफ चलेंगे, मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं माधव राव की। तो माधव राव कौन है? माधव राव जो है बालाजी बाजीराव पेशवा के दूसरे पुत्र थे, ठीक है। तो पहला पुत्र मैंने आपको बताया था विश्वास राव, जो कि पानी के तृतीय युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। और इनका जन्म, माधव राव का जन्म 14 फरवरी 1745 में कर्नाटक में हुआ था। और उनके भाई विश्वास राव जो पानीपत के युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। और दूसरे भाई थे नारायण राव, जो पेशवा माधव राव की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद अगले पेशवा बनेंगे, ठीक है। कब बनते हैं वो? 1773 में जो है 10वें पेशवा बनते हैं, और ये माधव राव जो है ये 9वें पेशवा थे। बालाजी बाजीराव पेशवा ने उनकी मृत्यु से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उनके पश्चात मराठा साम्राज्य का अगला पेशवा माधव राव होगा। माधव राव इस समय युवावस्था में थे, ठीक है, मात्र जो है 11 वर्ष के कह सकते हैं उस समय थे, ठीक है। नाना साहब यानी कि बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हो गई थी तो नाना साहब बालाजी बाजीराव एक ही हैं, ठीक है, उनको प्यार से नाना साहब कहते हैं। तो नाना साहब की जब मृत्यु हो गई तो नाना साहब ने जीते जी जो है ये भी कहा था, जब वो जिंदा थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक माधव जो है वयस्क है, जब तक वयस्क नहीं हो जाते, यानी कि जब तक बड़े नहीं हो जाते, अभी वो 11 वर्ष के हैं, तो उनकी जगह जो समस्त कामकाज है वो जो है रघुनाथ राव जी करेंगे, ठीक है। और रघुनाथ राव जो है कौन है? माधव राव के चाचा लगेंगे और बालाजी बाजीराव के अपने सगे भाई थे, ठीक है, रघुनाथ राव, ठीक है। ये संभालेंगे जब तक माधव राव वयस्क नहीं हो जाता। और माधव राव ने 16 वर्ष की उम्र में पेशवा पद को ग्रहण कर लिया था। पेशवा बनने के बाद शुरू के दिनों में माधव राव के चाचा रघुनाथ राव ही उसकी ओर से शासन कर रहे थे, लेकिन माधव राव ने बहुत ही जल्द शासन सत्ता, शासन सूत्र जो है वो अपने हाथ में ले ली थी। और अपने शासनकाल में माधव राव पानीपत की हार के फलस्वरूप पेशवा की खोई सत्ता और प्रतिष्ठा को माधव राव ने पुनः स्थापित किया, और उन्होंने उत्तर भारत में अपना प्रभाव फिर से जमा लिया। 1761 से 1772 तक उन्होंने जो है वापस रोहिलखंड पर आक्रमण किया और नजीबुद्दौला के पुत्र को भयानक रूप से पराजित किया। ये नजीबुद्दौला वही है जिसने अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी, ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में।
और यहाँ पे उस टाइम तक जो है नजीबुद्दौला की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। और उस समय उसका पुत्र जो है वहाँ पे जो है शासन कर रहा था, तो उसके पुत्र को जो है भयानक रूप से जो है माधवराव पराजित करते हैं। और वहीं जो है नजीबुद्दौला की कब्र थी उसको भी जो है माधवराव तोड़ देते हैं। और संपूर्ण भारत पर एक बार फिर जो है मराठा का जो परचम है वो फैल गया था। इसके बाद माधवराव ने 1763 में निज़ाम को पराजित किया, हैदराबाद के निज़ाम को। निज़ाम यानी कि जैसे कि शासक होते हैं, जैसे कि मराठा के छत्रपति हो गए या मराठा के पेशवा होते थे, ठीक है। इस तरह से जो है हैदराबाद में निज़ाम होते थे, ठीक है। तो उनको पराजित किया। जैसे पेशवा एक पद होता है, उसी तरह वहाँ पे निज़ाम एक पद था, ठीक है। तो निज़ाम को पराजित किया 1763 में माधवराव ने। इसके बाद 1763 में जब पराजित किया तो वहाँ पे रक्षा भवन में संधि होती है, किसकी, निज़ाम के बीच और माधवराव के बीच जो है संधि होती है। और इस संधि के तहत जो मराठा है, मराठा इतिहास में इसलिए महत्व हो गया क्योंकि जब ये संधि हुई थी तो इस संधि में मराठा तथा निज़ाम के जो संबंध है उसमें ठहराव आ गया था। क्योंकि जो निज़ाम था वो हमेशा आक्रमण करता ही रहता था, बार बार जो है मराठों से पराजित होता था, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता था। फिर से जो है वो आक्रमण करना स्टार्ट कर देता था। कुछ दिन शांत रहता था, फिर वो आक्रमण जो है करने लगता था, ठीक है। तो वो जो है जब माधवराव का जब इनके बीच संधि हो गई तो उसमें ठहराव हो गया, ठीक है। उन्होंने आक्रमण जो है करना बंद कर दिया था, ठीक है। इसके बाद 1771 में जो है मैसूर के हैदर अली को जो है माधवराव ने पराजित किया था और नजराना देने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। यानी कि टैक्स जो है देते थे वो कौन, मैसूर के हैदर अली। और रोहिलों को भी जो है माधवराव ने जो है हराया था। और साथ ही साथ राजपूत राज्य और जाटों को भी जो है अधीन लाकर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को फिर से जमा लिया था, किसने, माधवराव ने, ठीक है। तो उन्होंने जो है 1763 में जो है निज़ाम को पराजित किया था, ठीक है। उससे संधि की। इसके बाद संधि के तौर पे जो है वो टैक्स लेते थे। इसके बाद 1771 में जो है मैसूर के हैदर अली से संधि की, इनसे भी संधि के तौर पे टैक्स लेते थे। इसके बाद रोहिला को भी जो उन्होंने हराया, राजपूतों को हराया और जाटों को हरा करके इसको अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। राक्षस भुवन के युद्ध में जब 1763 में जो युद्ध हुआ था निज़ाम के बीच में और माधवराव के बीच में, तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद माधवराव ने क्या किया कि सारे जो अधिकार थे वो अपने हाथ में ले लिए थे। ठीक, इससे पहले जो है रघुनाथ राव जो है वो जो है शासन कर मतलब संभाल रहे थे तो पेशवा माधवराव ही, लेकिन रघुनाथ राव जो है शासन संभाल रहे थे क्योंकि उस समय जो है माधवराव छोटे थे। लेकिन अब जो है माधवराव ने अपने सारे अधिकार जो है अपने हाथ में ले लिए थे, ठीक है। तो इस अपने हाथ में जो है सारे अधिकार लिए जाने से क्या हुआ कि रघुनाथ राव जो है विवश होकर चुप तो था, परंतु विद्रोह का अवसर जो है वह लगातार ढूंढ रहा था क्योंकि ये जो है पेशवा बनना चाहता था, ठीक है। और पेशवा बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को जो है वो दबा नहीं पाया और नागपुर के भोसले की सहायता से उसने जो है किसने इनने क्या कहते हैं रघुनाथ राव ने, ठीक है। तो रघुनाथ राव ने क्या किया कि नागपुर के भोसले हैं उनकी सहायता से जो है उसने माधवराव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि वो पेशवा बनना चाहता था, ठीक है, और पेशवा माधवराव थे। और पेशवा के सामने जो है अब क्या मुश्किल आई, पेशवा के सामने अब एक ही ऑप्शन था कि वो रघुनाथ राव पे आक्रमण करे, ठीक है। इसके साथ उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अंततः जो रघुनाथ राव है उसको जो है वो माधवराव परास्त करके शनिवार में उन्हें बंद कर देते हैं, ठीक है, बंदी बना देते हैं ताकि वो दोबारा जो है कोई आक्रमण ना करे या कोई षड्यंत्र ना रचे। इसके लिए जो है वो रघुनाथ राव को शनिवार में बंद करवा देते हैं, बंदी बना देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारी मस्टिन ने 3 दिसंबर 1767 को पुणे जाकर माधवराव के साथ मुलाकात की थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कहाँ पे मराठा में अपनी सेना जो है स्थापित करने की मांग रखी थी, लेकिन माधवराव ने जो है उन्हें अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। माधवराव ने रिजेक्ट कर दिया था, ब्रिटिश जो अधिकारी मस्टिन आया था।
इसके बाद 1771 में मराठा सरदार महादेव सिंधिया, जो कि माधवराव के नेतृत्व में जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो निवासित यानी कि मोहम्मद जो बादशाह थे, ठीक है, उनको जो है हटा करके शाह आलम को जो है गद्दी पे बिठा दिया था। क्योंकि मोहम्मद बादशाह जो है अहमद शाह जो अब्दाली था, उन्होंने जो है इनको बिठा रखा था दिल्ली के गद्दी पर, ठीक है, तो इनके अंडर में था। और जो शाह आलम थे वो जो है एक पेंशन के तौर पे जो है काम करते थे, यानी कि बस उन्हें पेंशन मिल जाती थी, ठीक है, वो उनको गद्दी से जो है हटा दिया गया था। तो ये क्या करते हैं, जो मराठा सरदार जो महादेव संधिया होते हैं, ये जो है माधवराव के नेतृत्व में क्या करते हैं, जो शाह आलम होते हैं उनको दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बिठा देते हैं और मुग़ल बादशाह को वहाँ से हटा देते हैं। और अब जो मुग़ल बादशाह हैं उनको जो है सिर्फ पेंशन लेते हैं, ठीक है, वो गद्दी पे उनका कोई राज्य नहीं होता है। उसकी जगह शाह आलम जो है वो राज करते हैं दिल्ली की गद्दी पे। माधवराव को सबसे बड़ी सफलता उत्तर भारत में मिली थी और 1771 से 1772 में उनकी सेना ने मालवा और बुंदेलखंड पे फिर से अधिकार कर लिया था। और 1770 में माधवराव तीसरी बार जो है हैदर अली को हराने की तैयारी में था। लेकिन उस समय जो है माधवराव टीबी की बीमारी से जो है पीड़ित थे, इसलिए वह जो है अपने महल वापस आ जाते हैं। और 18 नवंबर 1772 में गणेश चिंतामणि मंदिर में उनका जो है निधन हो जाता है, ठीक है। तो माधवराव की मृत्यु हो जाती है 18 नवंबर 1772 में। और यहीं पे जो है नेक्स्ट जो पेशवा जो है इसके बाद माधवराव के नारायण राव जो भाई है वो बनते हैं, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो भाग 2 में इतना ही था 1772 तक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो आई होप गाइज मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।